जी तो बच्चों ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 3.6 जिसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, फाइंड करंट्स इन टू रेजिस्टर्स। यानी वो कहता है कि ये जो आपके इसके अंदर दो रेजिस्टर नजर आ रहे हैं उनके क्रॉस आपने करंट्स मालूम करके देनी है। करंट्स की डायरेक्शन भी बच्चों आपने अपनी मर्जी से रख लेनी है। तो मैं चले रख ही लेता हूँ अपनी मर्जी से। देखो 6 किलो ओम का रेजिस्टर मैं कहता हूँ यहाँ पे डाउनवर्ड जा रही है करंट जिसका नाम I1 है, और यहाँ पे 12 के जो है उसका नाम जो करंट इसमें से जा रही है वो भी डाउनवर्ड जा रही है, उसका नाम I2 है। ये हमने दोनों मालूम कर लिया, ठीक है। तो इसको आपको पता ही है नोडल एनालिसिस चल रहा है क्योंकि चैप्टर 3 है, तो हमें पहले नोडल एनालिसिस की मदद से नोड पे वोल्टेजेस फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो देखो बच्चों पहले नोड को आइडेंटिफाई करेंगे। नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज्यादा वायर अटैच है, और इनको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको एग्जांपल नंबर 3.1 में समझाया हुआ। हर एक एग्जांपल में मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूँ। जिस बच्चे को नहीं समझ आ रही वो जाके एक दफा उस एग्जांपल को समझे, उसको समझ आ जाए, क्योंकि मैंने उसके अंदर हर एक टेक्निक को डिफाइन कर दिया कि नोडल एनालिसिस किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे सुपर नोड भी लगने वाला है क्योंकि दो नोड्स के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स मौजूद है। सिर्फ वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, ठीक है, तब सुपर नोड चलता है। अगर उसके साथ रेजिस्टर भी हो तो फिर सुपर नोड की कहानी खत्म हो जाती है। तो देखो बच्चों सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टर और दो सोर्सेज की वायर अटैच है, एक करंट सोर्स और दूसरा वोल्टेज सोर्स। तो ये नोड 1 हो गया, यहाँ पे V1 वोल्टेज ले लिया। इसी तरह से ये नोड 2 है, यहाँ पे एक रेजिस्टर और एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है। अब देखो एक नीचे भी नोड बनता है पूरे का पूरा सरफेस नोड, क्योंकि इस पूरी सरफेस के सेंटर में कोई रेजिस्टर या कोई सोर्स मौजूद नहीं है जो उसको दो नोड्स बना सके जैसे ऊपर बन रहे थे, यानी कि एक वोल्टेज सोर्स सेंटर में आ गया था। तो ये पूरा का पूरा एक नोड है जिसे हम ग्राउंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि करंट को फ्लो भी तो करवाना है ना। और ग्राउंड में हमेशा बच्चों आपको पता होना चाहिए 0 वोल्ट होते हैं, ठीक है। तो अब देखो V1 और V2 के दरमियान एक ऐसा वोल्टेज सोर्स मौजूद है जिसकी वायर में कोई रेजिस्टर नहीं है, मतलब वोल्टेज सोर्स के साथ कोई रेजिस्टर नहीं है। तो ये एक सुपर नोड बना रहा है। तो सुपर नोड यानी कि वो एक डिपेंडेंट बना देता है चीज़। तो देखो बच्चों सुपर नोड की इक्वेशन आ जाएगी और एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी नोडल एनालिसिस के थ्रू। तो हम उन दोनों को कंपेयर करके ही V1 और V2 कैलकुलेट कर लेंगे। देखें कैसे, क्योंकि V1 और V2 कैलकुलेट हो गए तो I1 और I2 को निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है। मेन वैसे चीज़ें भी वही हैं। तो ये आप बाउंड्री आपने सुपर नोड की ड्रा करनी है। ये बाउंड्री तो मैं आपको समझाने के लिए हमेशा ड्रा करता हूँ। ये वैसे मेन बाउंड्री जो है ना ये आपने लाजमी ड्रा करनी है। ये आपके लिए क्वेश्चन का हिस्सा है, ये जो भी बाउंड्री ड्रा हो रही है सुपर नोड की, क्योंकि दो नोड्स के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आ गया अकेला, तो ये एक सुपर नोड बन गया। तो देखो बच्चों इसका सुपर नोड की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। जिस तरफ प्लस का साइन है वो वाले नोड के वोल्टेज पॉजिटिव आ जाएंगे, जिस तरफ नेगेटिव का साइन है वो वाले वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे। यानी कि आ जाएगा V1 माइनस V2 इज इक्वल टू जितने वो वोल्टेज है 6। ये बनेगी इसकी इक्वेशन। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो और आप दूसरी इक्वेशन बनाओ KCL अप्लाई करके सुपर नोड पे। आपने लिखना है अप्लाई KCL एट सुपर नोड। अब आप बोलोगे बच्चों कि सर ये क्या सुपर नोड पे कैसे KCL आपने अप्लाई कर दिया, कैसे करेंगे हम। तो देखो मैं आपको भी समझा देता हूँ। सुपर नोड के घेरे में बच्चों जितनी वायर्स आ रही है ना उस लिहाज से आप इसके ऊपर KCL लगाओगे, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ होता क्या, हमने हर एक वायर की करंट लिखनी होती है और एक साइड पे एंटरिंग करंट लिखते हैं, एक साइड पे लिविंग। जिस साइड की करंट हमें मालूम नहीं होती, जिस वायर की करंट, हम उसके ऊपर KCL अप्लाई कर ओहम्स लॉ लगा देते हैं, यानी कि I इज इक्वल टू V ओवर R के थ्रू वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस करके, ठीक है। तो देखो इसके घेरे में कितनी वायर्स आ रही हैं, 4 वायर्स। इसने क्या किया जी, देखो इसकी बाउंड्री जहां तक है हमने उस यानी कि इसकी बाउंड्री में जितनी वायर्स आ रही है ना हमने उसकी हर एक की करंट लिखनी है। इसने देखो ये 2 वायर्स घेरी हुई हैं, इस तरफ इसने 2 वायर्स ये घेरी हुई हैं, और वो जो वोल्टेज उस साइड पे मेंशन है वही वोल्टेज उसके वोल्टेज समझे जाएंगे। देखो मैं सेंटर में इज इक्वल टू मैंने साइन लगा दिया। अब देखो V1 जो है इस वायर की पहले मैं बात करूंगा क्योंकि इसके घेरे में है। तो ये एंटरिंग करंट है, एंटरिंग करंट हमेशा इस साइड पे हम लिखते हैं और यहाँ पे लिविंग। तो देखो ये तो डन हो गई। उसके बाद मुझे इस वायर की करंट नहीं पता, तो लिहाजा मैं V1 में से क्या करता हूँ, करंट को लीव करवाता हूँ। तो V1 माइनस जहाँ पे करंट एंटर करेगी वो वोल्टेज माइनस होंगे, तो 0 आ जाएगा क्योंकि 0 में एंटर कर रही है और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई, ठीक है, इस तरह से होता है। और जब दूसरी तरफ जाऊंगा तो V2 वोल्टेज अब होंगे मेरे पास, यानी वहाँ पे V1 थे अब यहाँ पे V2, क्योंकि सुपर नोड वर्क ये बच्चों ऐसे करता है। अब देखो बस बात ये है कि सुपर नोड अपनी बात नहीं करेगा क्योंकि उसकी इक्वेशन ऑलरेडी बन चुकी हुई है। अब देखो मैं इस वायर की बात करता हूँ, V2 इस वायर की करंट नहीं ना पता, तो V2 में से मैंने करंट लीव करवाई तो V2 माइनस 0 आ गया क्योंकि ये करंट भी जाके 0 में एंटर कर रहा है और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। उसके बाद देखो बच्चों ये एक वायर रह गया जिसमें करंट लीव कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो लिहाजा लिविंग करंट तो हम यहीं पे लिखेंगे +4 मिली। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो +4 मिली इधर प्लस में है, दूसरी साइड पे जाके माइनस में हो गया, ठीक है। अब ये आपके पास लग गया सुपर नोड के ऊपर भी KCL, क्योंकि सुपर नोड में जितनी वायर्स थी आपने उसके लिहाज से उसको हल कर दिया। बच्चों वैसे भी मुझे ज़ुकाम लगा हुआ है इस वजह से ना थोड़ी मेरी बोलने की स्पीड कम है। इंशाल्लाह मैं एडिटिंग करके आपके लिए इसको इजी बना दूंगा, थोड़ा टाइम बन जाएगा, ठीक है। स्पीड तेज़ कर दूंगा वीडियो के वॉइस की। तो अब इसके एलसीएम से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका एलसीएम क्या बनता है 12K। 12K से ज़रब दे दो पूरी इक्वेशन को।
यहाँ पे 12 के ज़रब होगा के से कैंसिल, 6 एक बार 6 दो बार 12, तो 2v1 आ गया। यहाँ पे 12 के ज़रब होगा 12 के पूरा कैंसिल, तो प्लस v2 आ जाएगा। इज इक्वल टू देखो 2 मिली आ रहा है, 2 मिली के साथ जब 12 के ज़रब होगा के और मिली कैंसिल, 12 दो बार 24 हो गया। तो ये इक्वेशन 2 आपके पास आ गई। अब आप इसको पता क्या करो, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के वोल्टेजेस की वैल्यूज़ निकाल लो। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखें, इनके कांस्टेंट लिखेंगे 1 -1 यानी इक्वेशन वाइज। ये कांस्टेंट मैंने पहली इक्वेशन के लिखे, अब दूसरी की नीचे वाले हिस्से में लिखूंगा 2 1। इस साइड में मैं वेरिएबल्स लिखूंगा कॉलम वाइज, पहले v1 वेरिएबल है फिर v2 वेरिएबल है। इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे कांस्टेंट यानी दूसरा इस साइड वाले लिखूंगा जो कि पहले 6 है फिर 24 है। तो बच्चों मेरे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं कैलकुलेटर पे, ठीक है जी। तो इस तरह से सुपर नोड कुछ वर्क करता है। तो अब मैं v1 और v2 की वैल्यूज़ आपको बताता हूँ। v1 मेरे पास आया, यहाँ पे कैलकुलेटर दे रहा है 10 वोल्ट, एंड v2 आपके पास आ रहा है कितना जी 4 वोल्ट। तो ये मेथड भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है 3.1 एग्जाम्पल में, लाजमी देखिएगा अगर आप यहाँ पे सक्सेस हासिल करना चाहते हो इस चैप्टर में। तो अब हम i1 और i2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे जी, देखें अब v1 और v2 वोल्टेज हमें पता है, तो लिहाजा ईजिली मालूम कर सकते हैं। i1 इज इक्वल टू, i1 कैसे करंट निकली है देखें, करंट निकल रही है v1 में से, लिहाजा आ जाएगा v1 माइनस, और जहां एंटर कर रही है वो वाले वोल्टेज आ गए v1 माइनस 0, क्योंकि 0 में एंटर कर रही है आगे जाके करंट। तो बटे में जितने रेजिस्टेंस आई 6 के आई रास्ते में 6 के इज इक्वल टू v1 की वैल्यू 10 है, तो 10/6 के। इसी तरह से अभी हम i2 पे लगा लेते हैं, फिर बात करते हैं कितनी वैल्यू आती है। v2 में से देखो करंट निकल रहा है i2 और एंटर कर रहा है 0 में, यानी वही इक्वेशन v2 माइनस 0 ही आ जाएगा, और रास्ते में जितने रेजिस्टेंस 12 के तो ये आपके पास 4 आए थे और 12 के। अब दोनों की करंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाई जी हमारे पास आ जाएगा 6, तो ये 5/3 आ रहा है बच्चों, यानी कि कितना बनता है 5/3 1.67 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। तो ये आ गई करंट। अब 4 डिवाइडेड बाई 12 करके देखते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 12 जी, तो ये आ रहा है 0.33 मिली एम्पेयर। तो लें जी स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन डन है। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है आपको सुपर नोड का तो कंसेप्ट मिल गया होगा।